नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवारी। दोस्तों, बातें चल रही हैं 1947 के दौर की और आज हम बात करेंगे सच्चर फार्मूले की और चौधरी देवीलाल के मुजाहरों के हक में सत्याग्रह की और उस दौर की राजनीतिक उठापटक की। राजनीतिक उठापटक पंजाब या हरियाणा हमेशा रहती है और हरियाणा के नेताओं में आपस में जो टांग खिंचाई है वो हमेशा से चलती आई है और इस टांग खिंचाई के चक्कर में चौधरी लहरी सिंह ने अपने जो मंत्री की कुर्सी थी वो भी गंवा दी थी। 1947 में बंटवारे के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव बने थे और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में चौधरी लहरी सिंह को शामिल कर लिया था। चौधरी लहरी सिंह भीमसेन सच्चर गुट के माने जाते थे, लेकिन मंत्री तो बन गए थे। धीरे धीरे लोग गोपीचंद भार्गव जी के कान भरने लगे और 1948 में चौधरी लहरी सिंह की कुर्सी चली गई। प्रोफेसर शेर सिंह गोपीचंद भार्गव के नज़दीकी लोगों में शामिल हो चुके थे और 1948 में उन्हें पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया गया। इसी साल उन्हें गांधी नेशनल मेमोरियल फंड में भी सदस्य के रूप में लिया गया और भारत विभाजन के बाद पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल की विधानसभाओं के संबंध में एक प्रावधान किया गया था कि जिन विधायकों के हलके पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल यानी कि पाकिस्तान में चले गए हैं या जो विधायक बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत के हिस्से में आ गए हैं, वे वर्तमान विधानसभा की अवधि तक बिना हलकों के भी विधायक बने रहेंगे। इसलिए कांग्रेस में गुटबाजी पहले की तरह बनी रही। गोपीचंद भार्गव और भीमसेन सच्चर के बीच कुर्सी की लड़ाई हमेशा खिंचती रही, तेज होती गई। भीमसेन सच्चर ने जोड़ तोड़ करके गोपीचंद भार्गव की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करवा लिया और इसमें अकाली दल का एक बहुत बड़ा हाथ था। अगर उस टाइम की राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो उस समय सरदार प्रताप सिंह कैरो कांग्रेस के एमएलए थे और भार्गव मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे। उनकी भीमसेन सच्चर से बनती नहीं थी, दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देते हुए अकालियों ने सच्चर साहब से यह वचन ले लिया था कि वे अपने मंत्रिमंडल में सिखों के प्रतिनिधि के रूप में अकाली सिखों को ही लें। अविश्वास प्रस्ताव में 4 वोटों का ही अंतर था। 1949 में पंजाब में नई सरकार बनी और भीमसेन सच्चर ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। अब कांग्रेस आलाकमान के दबाव में सच्चर साहब ने गोपीचंद भार्गव को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा, क्योंकि 4 वोटों का फर्क था और भार्गव धड़े के प्रतिनिधित्व के बिना सरकार में स्थायित्व की बात नहीं आ सकती थी। हालांकि यह स्थायित्व फिर भी नहीं रहा। गोपीचंद भार्गव को शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इस समय पूर्वी पंजाब में भाषा के प्रश्न को लेकर तरह तरह के विवाद उठ रहे थे। अकाली ये चाहते थे कि सरकार अपनी भाषा की नीति स्पष्ट करे और पूरे पंजाब में पंजाबी भाषा को मान्यता दे और इसकी पढ़ाई सबके लिए अनिवार्य कर दे। लेकिन क्या ऐसा हरियाणा क्षेत्र में संभव था, क्योंकि वहां तो हिंदी बोली जाती थी। प्रोफेसर शेर सिंह ने यह निश्चय किया कि अकालियों की पंजाबी भाषा को प्रमोट करने की नीति का विरोध अवश्य होना चाहिए। उनका मानना था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हरियाणा के निवासियों को सरकारी नौकरियां मिलने में आगे जाकर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी हरियाणा के लोगों की मातृभाषा हिंदी थी, हरियाणवी बोलते थे। अतः इस प्रकार की जो धारणा बनने लगी कि हरियाणा के लोगों पर जबरदस्ती पंजाबी थोपी जा रही है। हालांकि आज के दौर में कई लोग कहेंगे कि यह अच्छा कदम था। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर साहब को यह भय था कि आगामी जो जनगणना यानी कि 1951 में जो जनगणना होगी उसमें इस रीति से हिंदुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसी संभावनाएं लग रही थी कि शायद लोग भाषा के खाने में कहीं पंजाबी ना लिखवा दें। मामला भाषा से सीधा धर्म से जुड़ गया था और ये सिखों के बीच में और हिंदुओं के बीच में एक मसला बनता जा रहा था। इसलिए प्रोफेसर शेर सिंह ने पंजाबी भाषा की योजना को विफल करने के लिए एक जनमत तैयार करने की योजना बना ली। इसी बीच सच्चर की कमजोरी को देखते हुए अकालियों ने ठीक समय पर चोट करने की सोची और उन पर दबाव बनाना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहना आरंभ कर दिया कि अकाली उसी सरकार का साथ देंगे जो पूर्वी पंजाब में अकालियों की भाषा नीति का समर्थन करेगी, यानी कि पंजाबी भाषा का समर्थन करेगी। सच्चर साहब अपनी गद्दी को सुरक्षित करने के लिए परेशान थे और दबाव में आते चले गए और इसी समय अकालियों ने पंडित गोपीचंद भार्गव से, जो सच्चर सरकार में ही शिक्षा मंत्री थे, से भी पैरेलल बातचीत करनी आरंभ कर दी। उनको कहा कि यदि वे भाषा नीति के फार्मूले के विषय में अकालियों का साथ देंगे तो संपूर्ण अकाली विधायक सच्चर साहब को छोड़कर उनके पाले में आ खड़ा होंगे। भार्गव जी इसी प्रतीक्षा में थे कि ये किसी न किसी प्रकार से सच्चर सरकार को गिराकर दोबारा से कुर्सी को प्राप्त किया जाए।
और अंत में ये हुआ कि अकालियों की भाषा नीति के वो कट्टर समर्थक बन गए, पक्षधर बन गए। इस प्रकार अकालियों ने दोहरी चाल चलकर चली और एक कहावत है कि एक ही घोड़ा दो लोगों को बेचने का वचन अपना उन्होंने निभा दिया, अकालियों ने उसको काम निकाल लिया अपना। ऐसी स्थिति में सरकार के को कुछ उपाय तो निकालने थे। एक फार्मूला ये बना जिसको सच्चर फार्मूला कहा जाता है। हरियाणा और पंजाब के इतिहास में सच्चर फार्मूले की बड़ी अहमियत है। सच्चर फार्मूले के अनुसार पूर्वी पंजाब के हिंदी भाषा जो क्षेत्र थे, पंजाबी भाषी क्षेत्र और दोनों भाषा वाले क्षेत्र नामक ऐसे 3 क्षेत्र वहां पर बनाए गए। इन क्षेत्रों में द्विभाषी क्षेत्र के संबंध में प्रोफेसर शेर सिंह को बड़ी भारी आपत्ति थी। प्रोफेसर साहब का कहना था कि द्विभाषी क्षेत्र में हिंदी क्षेत्र के हरियाणा के कुछ गांव सम्मिलित कर दिए गए थे। इस प्रकार अभोर जो फाजिल्का का क्षेत्र है वो हिंदी भाषी क्षेत्र था, उसे द्विभाषी क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था। इस फार्मूले के अनुसार अंबाला डिवीजन का अधिकतर क्षेत्र हिंदी के रूप में एक भाषी और जालंधर डिवीजन जो थी उसको पंजाबी के रूप में एक भाषी माना गया था। अबोर फाजिल्का का अंबाला डिवीजन का कुछ जो भाग था उसे द्विभाषी बना दिया गया था। इस फार्मूले का विरोध जालंधर डिवीजन के हिंदुओं ने किया क्योंकि इस फार्मूले के अनुसार उनके बच्चों को भी फिर पंजाबी पढ़नी अनिवार्य हो गई थी। गोपीचंद भार्गव ने अपने पक्ष में अकालियों को जानकर सच्चर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा और वो पारित हो गया। इस प्रकार 7 महीने कुर्सी पर रहने के बाद नवंबर 1949 में सच्चर साहब की वजारत का पतन हो गया और यह पतन अपने पीछे सच्चर फार्मूले की दुखद स्मृतियां छोड़ गया। लेकिन इतिहास में सच्चर फार्मूले की आज भी जगह है। इसी का परिणाम 1957 का हिंदी सत्याग्रह था, जिसकी कहानी हम फिर बयां करेंगे। दोस्तों, सच्चर फार्मूले में प्रोफेसर साहब ने अपने सहयोगी विधायकों की सहायता से यह प्रावधान अवश्य करवा दिया था कि यदि किसी स्कूल में किसी कक्षा में 10 छात्र किसी भी भाषा को पढ़ना चाहें तो इसका प्रबंध सरकार को अवश्य करना होगा, परंतु संपूर्ण स्कूल में यह संख्या 40 अवश्य होनी चाहिए। राजनीतिक परिस्थितियां भी तेजी से बदल रही थी और इसी बीच प्रोफेसर शेर सिंह को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। त्यागपत्र देने के पश्चात प्रोफेसर साहब इस कोशिश में लग गए कि उनके द्वारा रिक्त किए गए स्थान पर हरियाणा के किसी विधायक को बिठाया जाए। इस कार्य में उनको सफलता भी मिली और चौधरी समर सिंह को पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया गया। इन्हों दिनों मुजाहिरों की बेदखली के सत्याग्रह में जेल में जा चुके चौधरी देवीलाल जेल से छूटकर वापस आ गए थे। जेल से वापस आने के बाद वो सीधे शिमला गए। शिमला में इन्होंने प्रोफेसर शेर सिंह और प्रताप सिंह कैरो के साथ मुजाहिरों के को जो था उनको ससम्मान मुक्त कराने के उपायों पर विचार किया। तीनों ने मिलकर विधानसभा के सदस्यों के हस्ताक्षर करवाने के लिए 2 प्रस्तावों को तैयार किया। एक प्रस्ताव था भार्गव मंत्रिमंडल में अविश्वास और दूसरा था किसान सत्याग्रहियों की रिहाई। दोनों प्रस्तावों को प्रोफेसर शेर सिंह ने तैयार किया था क्योंकि प्रोफेसर साहब की लेखन शैली बढ़िया थी। चुस्त दुरुस्त भाषा की छाप उन प्रस्तावों पर साफ दिखती थी। भार्गव के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के अभियान में समुचित सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन दूसरे के संबंध में पूरी सफलता मिली और इस प्रकार पूर्वी पंजाब की राजनीति में त्रिमूर्ति का एक गठजोड़ सामने आया और पंजाब की भावी राजनीति के लिए सशक्त हस्ताक्षर बन गया। ये त्रिमूर्ति थे प्रोफेसर शेर सिंह, प्रताप सिंह कैरो और चौधरी देवीलाल। 1991 में जनगणना होने जा रही थी। पूर्वी पंजाब में भाषाई वातावरण को देखते हुए प्रोफेसर साहब सजग हो गए थे क्योंकि अकाली सच्चर फार्मूला के संदर्भ में सफल हो चुके थे और अब वे इस प्रचार में जुट गए थे कि अधिक से अधिक लोग अपनी भाषा पंजाबी लिखवाएं। प्रोफेसर साहब ने हिंदी भाषा के पक्ष में प्रयास करना आरंभ कर दिया और इसको लेकर धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। इनके साथ पृथ्वी सिंह आजाद भी थे। पृथ्वी सिंह आजाद कौन थे? ये भार्गव मंत्रिमंडल में पंचायत व प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग में को संभाल रहे थे, मंत्री थे। पृथ्वी सिंह आजाद अंबाला डिवीजन के होने के साथ साथ पक्के आर्य समाजी थे और उनका हिंदी समर्थक होना स्वाभाविक था। प्रोफेसर साहब व पृथ्वी सिंह आजाद के प्रचार से पूर्वी पंजाब में हिंदी के पक्ष में वातावरण बनता देखकर अकालियों ने दबाव की राजनीति का फिर से सहारा लिया और भार्गव की कमजोरी को देखते हुए उन्हें इस बात के लिए मनाना चाहे कि वे आजाद को मंत्रिमंडल से निकाल दें, परंतु इस कार्य के लिए भार्गव जी तैयार नहीं हुए। उन्होंने अकालियों को आश्वासन दिया कि मैं आजाद को इस स्थिति में ला दूंगा कि वे स्वयं मंत्री पद से त्यागपत्र दे दें। भार्गव साहब ने काफी कोशिश की और कुछ समय बाद उन्होंने आजाद से जो पंचायत विभाग है वो छीन लिया। अब पृथ्वी सिंह आजाद के पास सामान्य सा महत्वहीन प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग रह गया था।
इससे पृथ्वी सिंह का मनोबल तो अवश्य गिरा, परंतु प्रोफेसर शेर सिंह जैसे साथी को पाकर उनके हिंदी प्रेम में कोई कमी नहीं आई, यानी कि वो हिंदी प्रेमी फिर भी बने रहे। प्रोफेसर शेर सिंह को आजाद का पंचायत विभाग छीने जाने का गहरा दुख हुआ। उन्होंने आजाद को पुनः पंचायत विभाग दिलवाने के लिए भार्गव को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिशें शुरू कर दी और भार्गव साहब फिर दबाव में आ गए और दोबारा से आजाद को पुनः पंचायत विभाग दे दिया। इस तरीके से उनका विभाग उनको वापस मिला। कल के वीडियो में हम दोस्तों इन हरियाणा के लोगों की वाकपटुता के किस्से को जानेंगे। जब चौधरी बदलू राम ने भीमसेन सच्चर से पूछ लिया कि क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए आपके पेट में दर्द होता है, क्या था वो किस्सा, कल इसका जिक्र करेंगे दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा लंबा बना है और उन साथियों की फरमाइश पूरी करने वाला है जो लंबे वीडियो की डिमांड करते आए हैं। वीडियो लंबा होगा और वीडियो छोटा होगा, दरअसल ये मेरे हाथ में नहीं होता। तो दोस्तों ये तब की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोशिश होती है कि एक वीडियो में एक किस्सा समेटा जाए, भले वो छोटा बने लंबा बने, वो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और वीडियो तो लगातार चलेंगे ही, 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला लगातार चलना है, इसलिए कोई छोटा और कोई बड़ा वीडियो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों को हम समझ सकें, उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से हम ये आकलन कर सकें कि राजनीति कैसी होती थी, लोग कैसे होते थे, वो दौर क्या होते थे। राजनीति जिंदगी के साथ ही है दोस्तों, जब तक जिंदगी है राजनीति है, और जब तक आप और मैं हैं तब तक राजनीति की बातें भी चलती रहेंगी। शुक्रिया, नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दें, अच्छा लगे शाबाशी देना चाहे तो कमेंट कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 3 बजे।